This video is sponsored by Tanishq School of Nursing. नमस्कार, महाराष्ट्र 24 के नागपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मितान रे। अब देखते हैं नागपुर की कुछ अहम खबरें। तहसील थाना अंतर्गत गीतांजलि टॉकीज के पास सोमवार सुबह पुरानी रंजिश के चलते मुशफिक गैंग के दो लोगों ने कुख्यात अपराधी मोहसिन खान पर फायरिंग कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। इस हमले में मोहसिन गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे गोली लगी है, उसका इलाज में अस्पताल में जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जाफरनगर निवासी घायल कुख्यात मोहसिन खान के खिलाफ कई थानों में गंभीर मामले दर्ज है। उसके खिलाफ 2 बार पुलिस ने मौका भी लगाया, कई बार जेल में भी गया है। मुशफिक गैंग के साथ भी मोहसिन की पुरानी रंजिश है। 3 से 4 साल पहले इन दोनों के बीच मारपीट हुई थी। मुशफिक और उसके साथी को पता चला कि मोहसिन ताजबाग गया हुआ है और वह वहां से सुबह लौटने वाला है। इसके चलते मुशफिक और उसके साथी ने गीतांजलि टॉकीज चौक पर दबिश दी और मोहसिन के वहां आते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मोहसिन की गीतांजलि टॉकीज के पास बैठक है, हमेशा वह वहां पड़ा रहता है। इसकी जानकारी आरोपियों को थी, जिसके चलते दोनों आरोपी मोहसिन का पीछा करते हुए गीतांजलि टॉकीज के पास आए और पिस्तौल से 2 से 3 राउंड फायर मोहसिन पर फायर की। इसमें मोहसिन को गोली लगी। इस घटना के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। सुबह का समय होने के कारण फायरिंग की आवाज लोगों के घर तक पहुंची। लोग अपने घरों से बाहर निकले। घटना की जानकारी किसी ने पुलिस को दी। पुलिस आने के पहले ही कुछ लोग घायल को मेयो अस्पताल लेके गए। उसके पैर में गोली लगने की जानकारी मिली है। घटनास्थल पर डीसीपी लोहित मतानी, डीसीपी गजानन राजमाने, तहसील के थानेदार जयेश भंडारकर सहित कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। सूत्रों के अनुसार मोहसिन पहले मोमिनपुरा में रहता था। उसके पिता का गांधी बाग में ट्रांसपोर्ट का काम था, लेकिन लड़का अपराधी का स्वरूप का होने के कारण उसके परिजनों ने मोमिनपुरा का घर छोड़कर जाफरनगर में घर लिया और कुछ वर्षों से ही वहीं पर रहते थे। लेकिन मोहसिन के आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आई। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रितेश बोरकर की रिपोर्ट, नागपुर। महाराष्ट्र राज्य कायम बिना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालय प्राध्यापक और कर्मचारी संगठन की ओर से पिछले 19 दिनों से नागपुर के संविधान चौक पर आंदोलन किया जा रहा है, मगर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। प्राध्यापकों की हालत खराब है, उन्हें ना तो ठीक से रोजगार है, ना ही तनख्वाह। घर चलाना और बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है। उनके बच्चों तक को फीस न देने की वजह से स्कूल से निकाला जा रहा है, यह कहना है आंदोलनकर्ताओं का। उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रकाश शुंकलवार ने। बच्चों की फीस भरना चाहिए, इस बात को लेकर बहुत सी बातें सामने आती है। बहुत से आंदोलन भी हो रहे हैं कि बच्चों को फीस नहीं भर पाते हैं माँ बाप, और इसका यही कारण है कि कोरोना की वजह से उनकी जॉब गई है। मगर ये सभी का यही कारण होते हुए भी हमारे साथ कुछ शिक्षक है, जो टीचर पेशा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इसलिए आंदोलन पर बैठे हैं क्योंकि उनके स्कूल को जो है अनुदान नहीं मिला है। उनका जो अनुदान से बाहर है उनकी स्कूल, जिस वजह से उन्हें घर चलाने की तकलीफ हो रही है, काफ़ी तकलीफें हो रही है। हम उनसे बात करेंगे कि मुझे बताइए कि आपने कहा कि जो है स्कूलों को अनुदान नहीं दिया जा रहा है, महाविद्यालयों का अनुदान नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से आपको बहुत सी परेशानियाँ हो रही है। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपके क्या मुद्दे हैं? एक तो 2000 से सरकार ने जो अनुदान प्रक्रिया बंद की है उसको रद्द करते हुए जल्द से जल्द हमारे जो महाविद्यालय महाराष्ट्र में कायम विनानिश्चय के संदर्भ में ऐसे कई कॉलेज है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी है, डॉक्टर है, नेट सेट है और 20-20 साल से नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन आज भी सरकार अनुदान देने के मानसिकता में नहीं है। हमने इसके पहले कई बार निवेदन दिए हैं, इसके पहले कई बार आंदोलन किए, यहाँ तक कि मुंबई में जाके समुद्र में बैठे। हमको सरकार ऐसे करते कि 8 दिन में आपका प्रश्न सॉल्व करते हैं, 8 दिन में करते हैं, लेकिन वो 8 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा ये हमें पता नहीं। आज 20 साल हो गए इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसके पहले भी हम यही साल में कोरोना में 4 महीने आंदोलन में बैठे थे, लेकिन फिर भी सरकार तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अभी फिर आज हम लोग 23 तारीख से बैठे, आज हमारा 19वां दिन है, लेकिन सरकार किसी भी तरह की दखल लेने के तैयार नहीं है। आज हम लोग बिन पगारी होके भी गांव खड़े के अनेक बच्चे हैं जो शिक्षा लेना चाहते हैं, उनको हम लोग अपना पेट खाली करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और अनुदान मिलना चाहिए, ये हमारी एक ही मांगनी है, जिसके वजह से हम भी इंसान हैं, हमें भी सरकार ने पेट दिया है। आज हमारे बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं। मेरे खुद की भी बताया कि ऐसे कई लोग हैं, कई स्कूल है जो पैसे ना भरने से लिंक बंद करते, ये करते हैं। हम लोग कहाँ से पेमेंट देंगे? आज हमको खुद को खाने के लाले हैं। आज 2 साल से कोरोना है, सरकार को पेमेंट नहीं देती है। अनेक ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम आर्थिक व्यवस्था में इतने डूबे हुए हैं कि हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न कि हम जगे या मरे।
और ये एक तरफ जो प्राध्यापक ऐसे हैं जिनको जो अनुदानित स्कूलों में या फिर कॉलेजों में काम करते हैं उनको 1.5 से 2 लाख रुपए पेमेंट है, तो दूसरी तरफ आप लोगों को पेमेंट नहीं मिला। यही सवाल हम सरकार से पूछने चाहते हैं। एक प्राध्यापक वही है जिनका शिक्षण दर्जा वही है, वो भी PhD है, नेट सेट है, हम भी वही काम जो काम वो कर रहे हैं वही काम सिमिलर ही उतनी ही शिक्षण लेके हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको 1.5-2 लाख रुपए सरकार पगार देती है और हमारे शून्य देती है। हम तो ये करना चाहते हैं, हमें 20,000 25,000 स्टार्टिंग में दे दिए तो भी हम लोग 2 साल कुछ नहीं बोलेंगे। किसी से पूछ लिया कि 20% 25% भी मिल गया तो भी हम लोग समाधान ही है, लेकिन कहीं का शुरुआत तो कीजिए। हम इंसान नहीं है क्या, हम जानवर है क्या? तो सरकार से ये पूछना है कि हम लोग जानवर है क्या, हमें कोई पेट नहीं दे क्या? सब लोग पढ़े लिखे, यहाँ पे आधे लोग प्रिंसिपल है जो अपने कॉलेज छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं और सरकार इसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और इसके वजह से हम सरकार का निषेध करते हैं, अर्थमंत्री का निषेध करते हैं, शिक्षा मंत्री का निषेध करते हैं। शिक्षा मंत्री को जब भी पूछो, कुछ भी पूछो तो उंगली दिखा दे अजित पवार की तरफ। अजित पवार को पूछो तो मुख्यमंत्री को देते हैं। हम कहाँ जाए, हमने क्या करना है? इसके पहले की सरकार से भी आपने मांगे की थी, उनके तरफ से क्या कहना था? इसके पहले मांग के गए थे, लेकिन वो भी वही कर रहा था। तावड़े साहब से बात हुई थी, तावड़े साहब से बात हुई थी, मंजूर की थे, लेकिन हमारा दुर्दैव ऐसा था कि तावड़े साहब उसके बाद में सरकार में नहीं रहे, इसलिए हमारा फिर गोच्छा हो गया। यही है, बार बार पिछले सरकार से भी मांग की थी, इस सरकार से भी मांग की है, मगर सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आप बताओ, आप भी इसी आंदोलन में शामिल हो, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी, हमारा घर चलाना मुश्किल है, लोगों की शादी नहीं हो रही है और हमारे बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं हो रहा है। इस कारण हमें बहुत सी सारी परेशानियां होती है। समाज में भी हमारे तरफ देखने का जो नज़रिया होता है वो बदल चुका है। जो अनुदानित शिक्षक होते हैं उसके तरफ देखने का नज़रिया बहुत अलग है। ये नज़रिया बदलने के लिए सरकार ने हमको प्रामुख्यता से अनुदान देना चाहिए। हमारी दूसरी कोई मांग नहीं है, हमारी एक ही मांग है कि हमको सरकार ने अनुदान देना चाहिए। 2001 से तो आज 2021 तक हमारी मांग पूरी की गई नहीं। पिछले साल में शिक्षा मंत्री थे, बाकी जो आमदार थे, शिक्षक आमदार, इनके साथ बैठक भी हुई है। उन्होंने 8 दिन में हमारा जो प्रश्न है वो छुड़ा देंगे ऐसा बोला था, लेकिन आज 11 महीने हो गए, हमारा वो उदय सामंत जी ने हमारा प्रश्न की तरफ ध्यान नहीं दिया है। अभी पिछले बार मिले तो बस तुम्हारा प्रश्न ही सवाल नहीं हो सकता, ये कैसी मांग है? हम जो अनुदानित महाविद्यालय है उसमें हमारे से भी कम विद्यार्थी शिक्षा लेते हैं और हमारे कॉलेज में से आधे से ज़्यादा जो विद्यार्थी है वो शिक्षा लेते हैं, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। अगर सरकार ने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 15 दिन में जो हमारे महाविद्यालय है वहाँ पे हम किसी भी विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं देंगे। अगर हम विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं देते, प्रवेश नहीं देते हैं, तो इतने बड़े विद्यार्थियों को गवर्नमेंट कहीं भी ले नहीं सकती है। ये सरकार ने आज सोचने चाहिए। सरकार कहती है कि महिलाओं को सशक्त बनाओ, उन्होंने पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, मगर पढ़ के भी क्या फ़ायदा हो रहा है अगर उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार मिल के भी उनको अगर पैसे नहीं मिल रहे। मुझे बताओ, आप भी एक शिक्षिका हो, क्या प्रॉब्लम्स आती है आपको अपने जीवन में जब आप ये काम करते हैं? हमें तो आर्थिक बहुत समस्या हो रही है। आर्थिक विषमता सरकार ने यहाँ पे डाली है जो संविधान के सख्त खिलाफ है और ये सरकार को बिल्कुल शोभा नहीं देता। और इसमें अगर हम देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी भेदभाव किया है हमारे साथ। जूनियर वालों को दे दिया, कायम शब्द निकाल दिया, हाई स्कूल वालों का निकाल दिया, फिर सीनियर वालों का क्यों नहीं निकाल दिया? जबकि आप देखेंगे ना तो यहाँ MA, BEd, नेट, PhD सेट करने को काफ़ी समय लगता है। पूरी अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल लगाते हैं, उसके बाद उनको क्या मिल रहा है? अगर हमारे समाज में अगर मैं कंपेयर करूँ तो आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त के दिन अपने भारत में कितनी बड़ी क्रांति हुई थी और वो गांधी जी उसके एक मिसाल बन चुके थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज भी 9 अगस्त है, हम अंग्रेजों का अगर काल लें तो आज हमें शर्म महसूस होती है कि हम आज़ाद भारत में हैं। तो हमारे लिए ये शर्म की बात किसने सामने ली? सरकार ने। तो हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि किसी भी तरह से अभी जितनी गलतियाँ की है कही है, लेकिन हमारे साथ अगर आप देखेंगे तो बाजू में रिटायर्ड के एज के लोग यहाँ पे बैठे हैं, PhD किए हुए लोग बैठे हैं, लेकिन उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। कोरोना की पीरियड में सरकार बोलता है कि महिलाओं ने सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मगर अगर उनको रोजगार और यही नहीं मिल रहा है तो उसका क्या फ़ायदा? आपको क्या लगता है? अगर सरकार सिर्फ बोलने पे रहती है तो सरकार ने करने की भी कुछ कोशिश करनी चाहिए। सरकार के हिसाब से तो लड़कियां पढ़ रही है, औरतें पढ़ रही है, सब कुछ आगे कर रही है, लेकिन अगर उसके पास आर्थिक ही कोई सुविधा नहीं है तो कैसे कर पाएंगे? घर कैसे चला पाएंगे? आज यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनको कितनी समस्या है उनको पता है। आज अगर सरकार बिना पगार के सब बढ़ा रहे हैं, आपने देखा कि पेट्रोल बढ़ा रही है, हर चीज़ बढ़ा रही है, लेकिन इनका वेतन बढ़ा रही क्या? 1 रुपये भी देती क्या गवर्नमेंट अपनी इससे? तो ये हमारे लिए एक बहुत ही काला दिन वाली बात हमें लगती है। तो 9 अगस्त को हम इसीलिए
यहाँ इकट्ठा हुए कि सरकार को हम एहसास करा दें कि आज हमारे साथ इन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है। आज अगर हम रिटायर्ड हो रहे हैं, हम तो हमारे साथ और भी है, अगर वो रिटायर्ड हो रहे तो उनको क्या दिया सरकार ने? हमने तो अपने देश को इतना सब कुछ दिया, हमने बड़े बड़े आज जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम इस शिक्षक पेशा में रह के आज हमें इतनी बुरी गत की हम जिंदगी जी रहे हैं कि हमें शिक्षा का क्षेत्र जो है हमेशा से समृद्धि भरा रहा है। शिक्षक टीचर जो है अपना खून ये कर कर के बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, मगर आज उन पर ही आंदोलन का जो है समय आया है। सरकार सुन नहीं रही है। पिछली सरकार ने भी जो है इन शिक्षकों को कुछ नहीं दिया, ना ही इनकी मांगे मानी थी। इस सरकार से भी इनको उम्मीद है, मगर सरकार के अधिकारी जो है और साथ ही मंत्री उनकर बार बार कहने के बाद भी आंदोलन का भी उन पर असर नहीं हो रहा है। इसी वजह से इनका कहना है कि आने वाले समय में वो ना तो ग्रामीण बच्चों को ना ही किसी भी बच्चे को वो अपने कॉलेज में जो है एडमिशन नहीं देंगे, जिसके लिए सरकार जवाबदार रहेगी। कैमरा पर्सन दिलेश के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। कोरोना काल में सरकार ने सभी सेक्टरों को बंद कर सभी के लिए कोरोना पाबंदी लगा दी। कुछ क्षेत्रों को मिशन बिगिन अगेन के मद्देनजर छूट दी गई, मगर कला क्षेत्र अब भी शुरू होने की राह देख रहा है। कला रंगमंच से जुड़े लोग, लाइट क्षेत्र, बैक स्टेज कलाकार और वाद्य क्षेत्र से जुड़े लोग पिछले 1 साल से बिना रोजगार के अपना जीवन यापन किस तरह से कर रहे हैं यह किसको पता नहीं। ना सरकार ने इन कलाकारों की सूद ली है, यह कहना है रंगकर्मी आंदोलन के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने आज नागपुर के संविधान चौक पर एक होकर अपनी समस्या को लेकर आंदोलन किया। पिछले मार्च में कोरोना पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में फैल गया और महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन के बीच में कलाकार जो थे, जो रंगमंच कलाकार थे, सभी कला के सब साधक थे, उनको पूरी बंदी आ गई। जिनका पेट पानी, कुटुंब, परिवार, ये सब जिसके ऊपर निर्धारित है, ये सब बंद हो गया है। हम सोचे ये महीने में खुलेगा, वो महीने में खुलेगा, ऐसा करते करते 18-19 महीने हो गए, लेकिन कलाकार आज बेरोजगार हो गया है। जिसकी रोजी रोटी इस कला के साथ थी, जिसकी रोजी रोटी इस कला की निर्भर थी, आज वो पूरा बंद हो गया है। क्या कलाकार को पेट पानी नहीं है? क्या कलाकार को बच्चे नहीं है? ये कोरोना का कला की वजह से आया क्या? दारू की दुकान खोल गई है, सारी दुकानदारी खोल गई है, हमारा नटेश्वर बंद करके रखा और हम कलाकारों को बंद करके रख दिया है, बाकी सब सरकार ने चालू कर दिया है। तो हमारी यही मांग है कि कलाकार के नाते रंगमंच खुला करे, कलाकार को रंगमंच पे आमंत्रित करे, अपनी कला सादर करने के लिए प्रेरित करे। हम कलाकार लोग सरकार की किसी अनुदान के शामिल नहीं है, हम मानधन के कलाकार हैं, सम्मानित कलाकार हुए हैं और हमें सम्मानित जीने की आदत पड़ गई है, इसलिए हम हमारे मानधन पे हमारा घर चला सकते हैं। और ये बंद करके रखने के बाद हमारी जो हालत ख़राब हो गई सभी कलाकारों की, जिसका पेट पानी निर्भर है, वो आज बहुत समस्या में है, बहुत पीड़ित हो गए हैं। बस हमारी यही मांग है, इसलिए राष्ट्रीय पूरे महाराष्ट्र में यह आंदोलन है कलाकार के माध्यम से। या कोई नेता नहीं है, या हर कलाकार नेता है, या हर कलाकार अपनी समस्या लेके यहाँ पर आया है और अपनी मांग की है। और जल्दी से जल्दी रंगमंच खुलेगा और हम सब कलाकार फिर से एक बार रंगमंच पे वही शाही से आएंगे, जो सम्मान से आएंगे, जो पहले पहले काम करते थे। तो आप क्या खुलने की कोशिश कर रहे हो, मांग कर रहे हो? सभी जो गायक कलाकार है उनको रंगमंच उपलब्ध, थिएटर खुले, हॉल खुले, बैंड वाले खुले, सब बैंड वालों का शादियों में बैंड फिलहाल बंद करके रखा हुआ है, वो खुलना चाहिए। उसके बाद में ये आज का आंदोलन का विशेष महत्व ये था कि सब हम जितने भी एक साथ काम करने वाले कलाकार हैं, चाहे वो संगीत कलाकार हो, चाहे वादक कलाकार हो, चाहे कीर्तन वाले हो, चाहे जितने भी 63 कला जो बोलते हैं, उसके बाद में उससे जुड़े हुए लोग, कुछ हमारे साउंड के लोग हैं, लाइट वाले लोग हैं, उनके साथ बैक स्टेज आर्टिस्ट है, बैकड्रॉप बनाने वाले लोग हैं, उनकी सारे लोगों की रोजी रोटी इसलिए बंद हो गई कि सारे हॉल बंद थे। अब वो हमारा यही कहना है, सरकार से निवेदन यही है, आज हम लोगों ने निवेदन दिया है सरकार के पास कि हमारा एटलीस्ट हमारा काम शुरू हो जाए, ताकि हम कलाकार अपनी कलाकार मरना नहीं चाहिए, कला की कला मरना नहीं चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। कलाकार जिंदा रहना चाहिए, उसकी कला जिंदा रहना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य लेके हम लोगों ने आज का ये जो राज्यव्यापी आंदोलन है, जिसमें नागपुर से हम लोग थे, पूना से थे, मुंबई से थे, सारे करीब करीब महाराष्ट्र के सभी जिलों से खोल रही है, मगर हाँ सरकार सारी चीज़ें खुल धीरे धीरे कैसा हो रहा है यहाँ पर एक जो भी संगठन दबाव डालती है सरकार पर, वो सारी चीज़ें खुल रही है। तो क्यों ना हमारा दबाव कुछ नहीं है, मतलब हम भी एक कला, हमारे पीछे इतने सारे लोग, कम से कम इस कला से जुड़े हुए लोग कम से कम 2 से 3 लाख मेरे ख्याल से नागपुर में तो होंगे ज़रूर, जिनकी रोजी रोटी इसके कारण बंद हो गई है।
और उनकी रोजी रोटी फिर से शुरू हो, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए कलाकारों ने ये आज का निवेदन, आज का आंदोलन किया है। देखो वो तो ज़रूरी है, कलाकारों का एक संगठन तो होना ही चाहिए और हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं। आज का जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य वही था कि एक सबका एक साथ एकत्रित संगठन हो। और आज हम लोगों ने देखा कम से कम यहाँ पे 1 से 1,500 कलाकार थे, उसमें सारे लोग थे। तो इतना बड़ा संगठन आज हो सका, 1,500 से लेके अभी 10,000 हो जाएगा, 10,000 से 1 लाख ज़रूर पूरा होगा। मतलब देखिए, मेरा नाम सचिन डोमणे, मैं एक वादक कलाकार हूँ और ये जो हमारी रंगकर्मी आंदोलन जो कमेटी उसमें का एक मैं मेंबर हूँ। पुलिस स्टेशन कोराडी यहाँ दर्ज मिसिंग स्मार्टफोन की शिकायत के तर्ज पर कार्रवाई करते हुए कुल 15 स्मार्टफोन जिनकी कीमत 2,30,000 रुपये है, उन्हें मूल मोबाइल धारकों को वापस किया गया। शरीर को आपत्तिजनक तरीके से स्पर्श करने से नाराज युवक ने 45 वर्षीय व्यक्ति की बीते शनिवार की रात हथौड़ी से हत्या कर दी और लाश दाभा रोड पर जंगल में फेंक दी। रविवार को घटना के बारे में सूचना मिलने पर गिट्टी खदान पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां गोताखोर जगदीश खरे की मदद से लाश जंगल से बाहर निकाली गई। मृतक की पहचान राजू नागेश्वर, उम्र 45, बालाघाट मध्य प्रदेश निवासी के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजू नागेश्वर करीब 7 माह पहले बालाघाट से नागपुर काम की तलाश में आया था। वो गिट्टी खदान इलाके में 2 पहिया वाहन के गैरेज में काम करता था। गैरेज मालिक का रिश्तेदार देवांश भी करीब 1 माह पहले नागपुर आया था और वो भी गैरेज में काम करता था। राजू ने जब हरकतें करनी शुरू की तो देवांश उसका विरोध करता था। इस बात को लेकर शनिवार को दोनों के बीच अनबन हुई। इसे लेकर बौखलाए देवांश ने राजू को गैरेज में पड़ी बड़ी हथौड़ी लाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी देवांश ने राजू की हत्या करने के बाद लाश घसीटकर जंगल की झाड़ियों में छुपा दिया। रविवार सुबह राजू की लाश नागरिकों को दिखाई देने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटनास्थल पर गैरेज मालिक और आरोपी देवांश भी वही मौजूद था। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज कर आरोपी देवांश चंद्रभान वागाड़े को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना क्षेत्र में दाभा परिसर में कल एक हत्या की घटना हुई। इसमें मृतक राजू नागेश्वर, यह बालाघाट का रहने वाला है। वह कुछ दिनों से नागपुर में रहता था। मृतक और आरोपी आशीष दुर्गे इनके गैराज पे रात को एक साथ रहते थे। इस मृतक ने आरोपी के साथ कुछ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। उससे गुस्सा होकर आरोपी ने मृतक को सर पे वार करके उसकी हत्या की, ऐसा सामने आया है। सर, डिटेक्शन कैसी हुआ है? इस घटना में मृतक का शव जहाँ से मिला, वहाँ से जहाँ घटना हुई वहाँ तक कुछ निशान पाए गए थे। इस तपास के अंदर आरोपी और मृतक ये रात में एक साथ वहाँ रहते थे। इस बारे में जानकारी मिली, उस पर से पूछताछ में आरोपी ने इस गुने की कबूली दी है। नहीं, आरोपी वर्धा जिले का रहने वाला है, उसका प्रीवियस क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ शुभांगी पांतावने, नागपुर। 9 अगस्त यानी क्रांति दिन के मौके पर आज नागपुर के संविधान चौक पर कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति की ओर से भारत बचाओ आंदोलन किया गया, जिसमें सभी कामगार संगठनाएं शामिल हुई थी। आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि सरकार कामगार विरोधी नीति अपना रही है, जिस वजह से कामगारों का शोषण हो रहा है। सरकार को जगाने के लिए आज यह आंदोलन किया जा रहा है, ऐसा कार्यकर्ताओं ने कहा है। आज जो भारत भर के सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, केंद्रीय कामगार संगठन, उन्होंने आह्वान किया है मजदूरों से और देश की जनता से कि जो मोदी सरकार है, जो श्रम विरोधी है, किसान विरोधी है, इसके खिलाफ आज भारत को बचाने का दिन पूरे देश में, भारतवर्ष में आज कामगार मनाएंगे। ये आह्वान के ऊपर आज इस देश के और खास करके हम नागपुर में है तो नागपुर जिले के सभी संगठित असंगठित मजदूर यहाँ इकट्ठा हुए और मोदी सरकार के नीतियों की खिलाफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं पुरजोर। इसमें जितने भी ट्रेड यूनियंस है, सिर्फ BFS छोड़ के, BFS में उनको अंदरूनी पार्टी अगर वो बीजेपी से संलग्नित होने से वो सामने रोड पे नहीं आ रही है, और वो भी अंदर से वो भी सुलग रही है। और बाकी पूरी संगठनाएं जो आईटक है, इंटक है, सेटू है, किसान कामगार है, सभी संगठनाएं हैं, पूरी संगठना इसमें शामिल है। इसको करके संयुक्त
संयुक्त कामगार एसोसिएशन का लाभ देकर ये आज़ाद, ये पहले जो था क्रांति दिन का जो है, पहले चले जाओ का जो आदेश था, महात्मा गांधी जी ने, बापू जी ने जो ये दिया था, नारा दिया था चले जाओ का, किसी अंग्रेज़ों को दिया था। मगर आज अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं है, अभी हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार है, मगर वो सरकार को उससे भारत को बचाना है करके आज भारत बचाओ का नारा हमने आज इस टाइम में दिया हुआ है। यहाँ पे सभी कामगार ऑर्गेनाइज, अपना ये बिना ऑर्गेनाइज, उसके बाद में आशा वर्कर्स, सभी जो है कामगार, जो श्रमिक जो है, सभी यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और सरकार जो है कि एक बहुमत के इसके ऊपर एक हुकुमशाही की सरकार चला रही है। किसान जो कायदे बनाए हैं उसकी डिमांड किसी ने नहीं की थी, सरकार ने सुबह उठी, वो किसान ने मांगनी नहीं की थी कि हमारे लिए किसान कायदा होना, जो कायदा था उसमें खुश थे वो। या भांडवलशाही को जो मदद हम दो, हमारे दो, हम दो बोले तो नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह, और ये दो और अंबानी और अदानी दो, तुम देते रहो हम लेते रहे, ऐसा जो कार्यक्रम चल रहा है। आज एक साल से करीबन किसान वहाँ पे दिल्ली में चारों तरफ से घेरा डाल के बैठे हुए, पर उसके आज तक कोई उसकी नून तक के वो सरकार लेनी होती, इतनी यानी असंविधान सरकार जो है। उसके बाद में पूरे प्राइवेटाइजेशन का जो उनका चालू है कार्यक्रम, आज देखो, आज जितने नेहरू जी के ज़माने से सब जनता का पैसा लगा के जो पब्लिक सेक्टर बनाया था, आज सब पब्लिक सेक्टर अंबानी और अदानी को बेचने के चक्कर में है। विनोद पटोले, मैं अध्यक्ष हूँ नागपुर जिला कांग्रेस। समता सैनिक दल के माध्यम से चलाए जा रहे दी बुद्धा मल्टी स्पेशलिटी चैरिटी क्लिनिक गरीब मरीजों के लिए अच्छे ट्रीटमेंट का जरिया बनता जा रहा है। इस अस्पताल में शहर के जाने माने डॉक्टर अपनी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, जहां गिव बैक टू सोसाइटी के तर्ज पर ये क्लिनिक काम कर रहा है, जो महज 30 रुपये में ओपीडी, 150 रुपये में एक्सरे और 100 रुपये में ईसीजी जैसी सुविधा जनता के लिए उपलब्ध कर रही है। समता सैनिक दल द्वारा नागपुर के टेकानाका स्थित आवड़े नगर में दी बुद्धा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की शुरुआत की गई, जो गरीब जनता के लिए इस महंगाई के दौर में कम खर्चे में अच्छा इलाज दे रहा है। शहर के नामी गामी डॉक्टर यहाँ अपनी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। समाज को कुछ लौटाने की मंशा से शहर के नामी डॉक्टर यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। वही इस क्लिनिक में महज 300 रुपए में ओपीडी, 150 रुपए में एक्सरे, 100 रुपए में ईसीजी जैसी सेवाएं उपलब्ध है। वही खून की जांच किफायती दरों में की जाती है। आपको बता दें कि किफायती होकर भी यहाँ इलाज किसी 5 स्टार हॉस्पिटल से कम नहीं है। आप रियान अली को देखिए, जिन्होंने अपने बच्ची का इलाज कई बड़े हॉस्पिटल में कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें समाधान कारक इलाज नहीं मिला। लेकिन दी बुद्धा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आने के बाद न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजय रामटेके के इलाज के बाद अब उनकी बेटी खुद से चलने लगी है। रियाज अली, मैं 6 महीने पहले आया था, 3 महीना पहले आया था डॉक्टर संजय मेसरान जी की तरफ। मेरी बच्ची जो है बहुत वीक थी, ना चल सकती थी ना बोल सकती थी, और डॉक्टर साहब का इलाज हुआ, उन्हें दवा गोली दी है, अभी चल भी सकती है, बोल भी सकती है। और मेरे एक दोस्त है विश्वास पाटिल साहब, उन्होंने मैं बाहर लेके जा रहा था केरला इनको, बच्ची को अपनी, तो विश्वास पाटिल साहब ने बोले आप यहाँ लेके आओ विद बुद्ध चैरिटी। बोले अच्छे डॉक्टर साहब, मैंने लेके आया, मेरी बच्ची को काफ़ी आराम है और यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से बैठो, नंबर आता है चले जाओ। डॉक्टर साहब पूरा बहुत अच्छे से 15 मिनट आधा घंटा चेक करते हैं और दवा गोली लिख देते हैं। अच्छा, क्या पैसा कितना लेते हैं, कितना पैसा? नहीं, पैसा तो नॉमिनल जो उनकी फीस है यहाँ की, बस वही, बाकी का ऐसा पैसे वैसे का कोई मसला नहीं है। कितने रुपये में ट्रीटमेंट हुई आपके बच्चे के यहाँ पे? कितना? यहाँ पे कोई पैसा ही नहीं लगा ना सर, बस वो जो उनकी फीस है, बस वो फीस के बाद कोई पैसा वैसा नहीं लगा। संजय मेसराम जी के एक ही ट्रीटमेंट में वो चल भी सकती है, आप उसको देख सकते हो, बोल भी सकती है, आप उससे बात भी कर सकते हो। इसको दिमाग की प्रॉब्लम थी, दिमाग की एक नस, सिटी स्कैन वगैरह सब करवा, बाहर मैंने बहुत पैसा लगाया, लाखों रुपया लगाया, कोई रिलीफ, कोई आराम नहीं मिला, लेकिन यहाँ से मेरे को जो आराम मिला है वो बहुत अच्छा है। वही करुणा रामटेके, इन्हें वात की शिकायत थी, जिन्होंने कई अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन उन्हें कोई खासा आराम नहीं लगा था, जिसके बाद जनवरी महीने से दी बुद्धा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में इलाज कराने के बाद उन्हें खासा आराम हुआ है। मी सौ करुणा रामटेके, मी इथे जानेवारी महिन्यापासून ट्रीटमेंट घेत आहे। मला फार चांगले औषध देतात मॅडम,
आणि मला आराम पडतो इथे समता सैनिक दलातर्फे व्यवस्थित सुरू आहे सगळं काही. काय त्रास होतो? मला वाताचा त्रास आहे, पाय दुखतात, गुडघे दुखतात, मान दुखते. किती वर्षापासून? तसं तर मला 5-10 वर्षापासून आहे, पण मी इथे जानेवारी महिन्यापासून ट्रीटमेंट करत आहे. अगदी उत्तम ट्रीटमेंट मिळत आहे आणि मला आराम वाटतो इथल्या ट्रीटमेंटनी. आणि खर्च? खर्च फार कमी याच्यामध्ये खर्च होतो, त्यामुळे आम्ही समाधानी आहोत. याआधी तुम्ही कुठून गेली होती तर किती खर्च लागला होता? मी कोणाकडे बाबुळकरकडे औषध केलं होतं, फार खर्च येत होता, तो काही झेपला नाही, म्हणून मी इथे मॅडमकडे घेते आणि व्यवस्थितरित्या माझी ट्रीटमेंट होत आहे. शहर के नामी डॉक्टर अपना कीमती समय देकर यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, जिसमें जाने माने मेंदु रोग तज्ञ डॉक्टर संजय रामटेके का भी समावेश है, जिनके क्लिनिक में नंबर लगाने के लिए यूपी दिल्ली से लोग आते हैं. वो भी इस क्लिनिक में अपनी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं. मी डॉक्टर संजय रामटेके, मी न्यूरोलॉजिस्ट आहे आणि मी हे बुद्धा मल्टीस्पेशालिटी क्लिनिक हे जे चॅरिटेबल क्लिनिक आहे इथे मी माझी सेवा इथे देतो. आणि हे हॉस्पिटल हे जे क्लिनिक आहे बुद्धा मल्टीस्पेशालिटी क्लिनिक याची स्थापना 8 जानेवारी 2020ला झालेली आहे आणि हे समता सैनिक दल या मार्फत हे क्लिनिक चालवलं जातं. आणि या क्लिनिकमुळे बऱ्याच लोकांना आरोग्य सल्ला आणि आरोग्य सेवा मिळत आहे. आणि या संस्थेतर्फे इव्हन कोविड सेंटरची पण स्थापना करण्यात आली आहे आणि त्या कोविड सेंटरच्या माध्यमाने बऱ्याच लोकांना कोविड टाईममध्ये मोठ्या प्रमाणात सर्व्हिसेस दिल्या गेल्या आणि ही खूपच मोठी कामगिरी या संस्थेमार्फत घडलेली आहे. आणि मला फार आनंद होतो की हे पहिल्याच प्रकारचं अशा प्रकारचं समता सैनिक दलातर्फे निर्माण केलेली हे क्लिनिक आहे आणि ही संस्था आहे. आणि त्यांचे हे कार्य जे इथे सुरू आहे ते खरोखरच वाखाणण्यासारखं आहे आणि माझ्याकडून या संस्थेला ऑल दी बेस्ट. आणि आम्हीसुद्धा आमच्या सर्व्हिसेस या संस्थेला असंच देत राहू, कारण या माध्यमाने आम्हालासुद्धा जनतेला सेवा देण्याचा आम्हाला पण एक मार्ग इथून मिळतो आहे. थैंक यू. एडवोकेट स्मिता कामले भी अपनी सेवा मरीजों के लिए दे रही है, वहीं इस क्लिनिक में समाज कार्य कर रही है. जय भीम, नमो बुद्धाय. मेरा नाम एडवोकेट स्मिता कामले, अधिवक्ता उच्च न्यायालय और समता सैनिक दल की मैं सैनिक हूँ. आप जहाँ पर आए हैं आप देख ही रहे हैं समता सैनिक दल निर्मित दी बुद्धा मल्टी स्पेशलिटी चैरिटी क्लिनिक का निर्माण जो खुद समता सैनिकों ने किया है. और यह जो क्लिनिक है समता सैनिक दल के माध्यम से समता आरोग्य प्रतिष्ठान चला रहा है और लगभग 1.5 साल से ये जो क्लिनिक है सेवा दे रहा है, मानव सेवा का कार्य कर रहा है. और 8 मार्च 2020 को इसकी स्थापना हुई और अभी तक ये जो क्लिनिक है सैनिकों के माध्यम से अच्छे से जो गोर गरीब जनता है, नीडी जनता है, उस जनता को ये जो चैरिटी क्लिनिक है ये सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं. आज आपने देखा ही यहाँ पे प्रसिद्ध डॉक्टर की टीम भी नियुक्त की गई है जो खुद अपने स्वेच्छा से कि हमारा समाज के प्रति उत्तरदायित्व है इसीलिए यहाँ पे डॉक्टर्स लोग आते हैं. हमारे खुद समता सैनिक दल के सैनिक डॉक्टर महेंद्र कामड़े जो सर्जन है मेयो में, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस क्लिनिक की स्थापना करने के लिए. और मुझे लगता है समता सैनिक दल का पूरे भारत में ही ये पहला ऐसा चैरिटी बड़ा सा क्लिनिक होगा. और तथागत ने हमको मानव सेवा का पाथ बताया है, उसी पाथ पे चल के हमारे सैनिक खुद के मेहनत से और खुद का ही आर्थिक सहयोग, क्योंकि इसको कोई भी गवर्नमेंट का आर्थिक सहयोग नहीं है, खुद सैनिकों ने खड़ा किया है. यह चैरिटी क्लिनिक है और हज़ारों, अभी तक के हज़ारों की तादाद में जनता ने इसका लाभ लिया है. कुल मिला के 35 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ पे डे वाइज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं. आज आपने देखा है कि प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट
जिनका समूचे भारत में बहुत बड़ा नाम है, ऐसे डॉक्टर संजय रामटेके सर, जो खुद समता सैनिक दल के सैनिक है और उनके पास वक्त भी नहीं रहता, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से वो वक्त निकाल के 6 महीने लगते हैं उनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए। पूरे भारत में से पेशेंट्स उनके यहाँ जाते हैं प्राइवेट क्लिनिक में, फिर भी समाज के प्रति अपना मानव सेवा और तथागत ने बताए हुए मानव सेवा और अपना समाज के प्रति जिम्मेवारी है, इसीलिए वो उतनी दूर से चलकर यहाँ पे अपने बुद्धा क्लिनिक में सेवा देने के लिए, दोनों भी रामटेके दाम्पत्य ने, उनकी वाइफ भी खुद रिमोटोलॉजिस्ट है, प्रसिद्ध वातरोग तज्ञ है और वो भी यहाँ पे आके 4 से 5 घंटे बैठते हैं और निःशुल्क सेवा यहाँ पे वो जनता को प्रदान करते हैं। और हम लोग आह्वान करेंगे कि ज़्यादातर समता सैनिक दल में भी लोगों ने शामिल होना चाहिए और क्लिनिक को चलाने में भी अपना सहयोग देना चाहिए। यही अपील मैं समता सैनिक दल के माध्यम से और दी बुद्धा मल्टी स्पेशलिटी चैरिटी के माध्यम से यहाँ पे लोगों को करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्थापित मातृ संगठन है, उसको भी आगे बढ़ाने की ये पहल है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी कोरोना काल शुरू है, वेव आई थी अप्रैल में और ऐसे ही वेव में सैनिकों ने आगे आके 21 अप्रैल 2021 को नागलोक के कोलैबोरेशन में वहाँ पे भी बहुत बड़ा दी बुद्धा कोविड सेंटर का निर्माण किया है। अभी 3 महीने पूरे उस कोविड सेंटर को हुए हैं, आज भी वो कोविड सेंटर सैनिकों के माध्यम से चल रहा है। नागलोक ने भी हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया है। तो और वहाँ से भी सैकड़ों पेशेंट्स जो है कोविड पेशेंट्स वो बुद्धा कोविड के माध्यम से अच्छे हुए हैं। तो ऐसी मानवता भरी पहल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के समता सैनिक कर रहे हैं। भविष्य में भी समाज का ऐसा ही सहकार्य मिलता रहेगा तो समाज उपयोगी और भी बड़े से कार्यक्रम हम लोग यस क्योंकि ये पर्टिकुलर जाति का क्लिनिक नहीं है। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोगों को मानवता की, ह्यूमैनिटी की कॉन्सेप्ट बताई है और ये सभी जाति धर्म के लोगों को खुला हुआ क्लिनिक है। आपने देखा ही होगा, अभी काफ़ी सारे मोमेडियन भी पेशेंट्स यहाँ पे आपने फीडबैक लिया, वो भी आते हैं। तो सभी मानव जाति के लिए ये चैरिटी क्लिनिक खुला है। थैंक यू। जय भीम। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, नागपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।